अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शो एक बहुत अच्छे नोट से शुरू करूंगी और वो नोट ये था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ तीसरा T20 मैच जीत गया है, लेकिन किस्मत ने दगा दे दी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि किस्मत ने दगा दी है या हमारे प्लेयर्स ने दगा दी है। जनाब, ये जो तीसरा T20 मैच था, ये इसमें भी पाकिस्तान को तकरीबन 45 रन से शिकस्त हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ हुई है कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज क्या पाकिस्तानी बॉलर्स को भी समझ में नहीं आ रही। 45 रन से शिकस्त देकर अब ये न्यूजीलैंड ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है और कौमी टीम की बैटिंग बदस्तूर नाकाम रही है। पाकिस्तान 225 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बना सकी। 20 जो है T20 जो है सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम टॉस तो अल्लाह का शुक्र है जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद सही डिसीजन नहीं ले पाते जो कि हमें मैच जिताते। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में तकरीबन 7 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए और कीवी ओपनर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मतलब बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने भी मैं उनकी बात करूँ फिन एलन की, तो उन्होंने धुआंधार इनिंग्स में 137 रन बनाकर मतलब 137 रन उन्होंने बना लिए। हम लोग नहीं बना सके। 16 छक्के 5 चौके, एक तरफ हमारे जो बल्लेबाज हैं ये छक्के नहीं मार पा रहे, ये इनके छक्के छुड़ा दिए जी न्यूजीलैंड की बॉलर्स ने। और दूसरी जानिब अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो गया। मैं चाहूँगी कि मैं ज़रा अपने जो गेस्ट इनको क्विकली इस हवाले से ज़रा शामिल भी कर लूँ अपनी पूरी डिस्कशन में, क्योंकि ये उम्मीद थी कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो T20 फॉर्मेट के ही जो क्रिकेट है बहुत अच्छा खेल पाती है, ये हमारा फॉर्मेट है, हम हमेशा ओन करते हैं इस फॉर्मेट को। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि हम उसमें भी इतनी बुरी तरह से नाकाम हो गए। मैं अपने बचपन से ख़बरों में सुनती आ रही हूँ कि जी पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग लाइन है वो रेत की दीवार साबित हुई और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 58 रन जो है वो बाबर आजम ने जो है वो जोड़े। बाकी अगर मैं रन टेबल की बात भी करूँ तो किसी ने कोई खातिर खा रन्स नहीं बनाए जिसको हम डिस्कस कर सके या उनको सेलिब्रेट कर सके। साइम अयूब की बात करूँ तो उन्होंने तकरीबन 10 रन्स बनाए हैं और रिजवान ने 24 रन्स बनाए हैं और रिजवान हमारे क्या ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास बैटर है, सिर्फ 24 रन्स उन्होंने बनाया। आप खुद सोचें। इफ्तिखार अहमद की बात करूँ तो उन्होंने भी तकरीबन 1 रन जो जोड़ा है और समझ से कासर बात है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इतने हमारे पास कोचेज़ और मुझे लगता है कि अब हमें ना कोच रख लेना चाहिए हमारे टॉस का भी। मैं उस कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ कि जो कॉन्फिडेंस ये बताता है कि हम पहले फैसला करेंगे और उसके बाद हम मैच चेज़ कर लेंगे, क्योंकि मैच चेज़ होता नहीं है इनसे। ये आज तीसरा मैच था, सीरीज़ ऑलरेडी न्यूजीलैंड ने जीत लिया। अब आगे 2 मैचेस में क्या होता है वल्लाहु आलम, लेकिन कोई ख़ास तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रही। जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैं ज़रा उनको इसमें शामिल कर लेती हूँ क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से तज्जिया और तबसरा कर सकेंगे कि आखिर वजह क्या है। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, वेलकम टू सुबह का समा। मैं तो गुड मॉर्निंग भी आपको नहीं कह सकती बिकॉज इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर द, कहते हैं कि क्रिकेट के फैंस के लिए तो गुड मॉर्निंग है ही नहीं। ये मुझे बताइए, हमें नजर लग गई है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? देखिए, नजर की बात नहीं है, बात यह है कि जब किसी इंसान के साथ आप ज्यादती करेंगे तो जाहिर बात है कुदरती तौर पर आपको नुकसान तो होगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। उसकी कप्तानी में आपकी टीम टेस्ट क्रिकेट हो गई, वनडे क्रिकेट हो गई, T20 क्रिकेट हो गई, इतनी जबरदस्त अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए उसकी कप्तानी में टीम जा रही थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई। एक वर्ल्ड कप में एजेंडा शुरू हो गया, उसके खिलाफ शुरू हो गए। ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है, मैंने अपनी जिंदगी में जितने अरसे इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। उसके साथ साथ ये जो कोचिंग स्टाफ आया है हफीज की सूरत में, प्रोफेसर की सूरत में, अभी सुनने में बहुत सी बातें आ रही थी कि जी प्रोफेसर साहब जो है वो अपनी मनमानी करने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर बात उनके नाम के साथ प्रोफेसर लगा हुआ है। वो समझते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे सब कुछ जो है पता है। उसके बाद सईद अजमल स्पिनर, उसका कोई काम नहीं है वहां पे। अच्छा तनवीर, अभी आपने प्रोफेसर साहब की बात की तो हफीज साहब के बारे में तो ये सुनने में भी आ रहा है कि वो किसी और को बोलने का मौका भी नहीं देते, तो वो खुद ही जो है ना वो जितनी भी डिस्कशन होती है वो ज़्यादातर टाइम वो खुद ही ले जाते हैं। बट समहाउ वो डिस्कशन में हमें कहीं काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। नहीं तो जाहिर सी बात है, उसकी वजह ये ना क्योंकि आप डायरेक्टर बन के आपने कभी 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं आपके पास। हेड कोच बन गए 2 सेकंड का, उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद वो इंग्लैंड नेशनलिटी वाले कोच ला के बिठा दिए पाकिस्तान टीम में। और जी बड़े जबरदस्त कोच हैं इन्होंने मतलब ऐसा कर देना पाकिस्तान टीम जैसे किसी दुल्हन को तैयार नहीं करते शादी के लिए, बड़ा खूबसूरत बना देते हैं।
ये बाहर से ऐसे कोचेस लेके आए जी, पाकिस्तान टीम को बड़ा इन्होंने खूबसूरत बड़ा एस्टेब्लिश कर देना है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, उनको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बेवकूफ सबों ने जो है वो बनाया हुआ है। बात ये है कि ये जो कहते हैं ना कि देखिए टीम बन रही थी, बाबर आजम की कप्तानी में टीम बन रही थी, एक एजेंडे के उस पे आपने उस टीम को सारा बर्बाद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ये टीम गई इसी कोचिंग स्टाफ में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स ने बोला कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी वर्स्ट टीम हमने कभी नहीं देखी, और ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होगी इसके बाद यहाँ से भी सुनने को हमें मिलेगा कि जी पाकिस्तान की हमें कोई। देखिए मैं शाहीन के ऊपर बिल्कुल उसको ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि बात यह है कि उसको भी आपने एक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कप्तान बना दिया। सबको पता है, मैं भी न्यूजीलैंड जा चुका हूँ, वो बहुत तगड़ी टीम है, वो अपनी कंट्री में नहीं खेलने देती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके ग्राउंड छोटे हैं और गोलाई में भी नहीं है, कहीं से थोड़ा सा सीधा है, कहीं से थोड़ा सा गोल है, कभी कैसा है। तो वो आपको स्पेशली बैटिंग में समझ नहीं आती कि हमने बैटिंग कर, तो वो अपनी कंडीशन का बड़ा फायदा उठाते हैं। तो अभी तनवीर आप बात सही कह रहे हैं, मतलब फिर देखिए इसका मतलब है हम ऑस्ट्रेलिया के भी हम मैदानों में जाके हम अच्छा प्ले नहीं कर सकते, और उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड के मैदानों में भी आ जाते, क्योंकि पहले बात यही हुई थी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं उनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलियन जो ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और जो न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन वो छोटे ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे बाउंड्री हिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि जो बाउंड्री है वो यहाँ पर हम हिट नहीं कर पा रहे। येस यू आर राइट कि हमने एक तरह से ज्यादती की बाबर से, लेकिन उस वक्त हम देख रहे थे कि बाबर की कप्तानी भी ऐसा नहीं चल रही थी, उल्टा बाबर की अपनी परफॉर्मेंस इज वर्ल्ड क्लास बेटर, कोई मजाक बात नहीं, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासर हुई थी। और जो दूसरी बात जो सुनने में आ रही है कि जी क्योंकि अब जो हमारे सीनियर कुछ खिलाड़ी हैं वो, और जो हमारे डायरेक्टर हैं कोच के, जो हमारी टीम के डायरेक्टर माफ़ कीजिएगा, वो ज़रा आमने सामने हो गए, क्योंकि हफीज़ ने बहुत सारे खिलाड़ियों को तो क्लियरेंस ही नहीं दी। देखिए बात सही है, जिस तरह आपने बाबर की बात की ना, देखिए बाबर का एक वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस सही नहीं हुई ना, बाकी उसके अलावा तो वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है उस। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बाबर आजम नहीं खेलेगा ना तो पूरी टीम को ड्रिप लग जाएगी हॉस्पिटल में, इंक्लूडेड कोचिंग स्टाफ को भी, कि बाबर आजम नहीं खेल रहा। हमारी टीम का तो ये हाल है। तो उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं थी तो दुनिया में कहाँ होता है। इंग्लैंड की टीम की वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, क्या उन्होंने कप्तान को, जॉस बटलर जो उनका कप्तान था, उसको हटा दिया? नहीं, टीम बनने में एक टाइम थोड़ा सा बनता है। तो बात ये, जिस तरह आपने बात की ना, देखिए बात ये है कि हमारे पर्चियां, सोर्सेज, डंडे इतने ज्यादा पाकिस्तान टीम में लगते हैं, वो नहीं है। उसके बाद फिटनेस लेवल देख लें। अब आजम खान पाकिस्तान टीम में आए, ठीक है, मैंने जब ये पाकिस्तान टीम में आया भी नहीं था, मैंने उस टाइम से बोला है, उस दिन से बोल रहा हूँ, पहले दिन से मैंने बोला भाई इस आजम की फिटनेस अच्छी नहीं है, स्किल्स वाइज बेहतर है और बेहतर करने की जरूरत है। अगर आप इस लड़के की फिटनेस बेहतर करके इसको टीम में लाओ, ये और अच्छा हो सकता है। वो सारे मेरे पीछे पड़ गए, तुम आजम के खिलाफ, तुम आजम के खिलाफ। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप देख ले, उससे शॉट ही नहीं लग रहे, और आजम कहता है मैं प्रैक्टिस में 100 छक्के मारता हूँ। भाई आपसे 2 छक्के नहीं लग रहे यहाँ पे। इफ्तिखार हो गया, आजम हो गया, आसिफ अली हो गया। दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। समहाउ दे ये सारे जो है ना ये परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मुझे वैसे ये बताएं, जहां अब दुनिया भर में ये बात हो रही है कि जी पाकिस्तानी टीम के अंदर निहायत पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है उससे पता चल रही है, हमारे कोच से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी नहीं बन पा रही, वो भी पता चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको कैसा लग रहा है कि कैसे इफेक्ट करेगी, अगर हम वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें तो दुनिया भर में कैसे इफेक्ट करेगी ये तमाम तो चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं? देखिए बात ये है, अगर हम साइम अयूब की बात करते हैं, वो पाकिस्तान टीम में आया, या किसी भी टैलेंट की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट लीग में इधर उधर तो बड़ा जबरदस्त खेलता है, वो पाकिस्तान टीम में आके क्यों खराब हो जाता है? उसकी रीजन सबसे बड़ी यही होती है, जो हम हफीज के बारे में बातें सुन रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हर चीज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कीपर को भी वही सब कुछ बता रहे हैं, हर चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, प्लेयर्स को भी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस देनी, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप एक प्लेयर को बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, उसको बताते रहोगे कि तुम अच्छा नहीं खेल रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तो वो फिर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे नहीं सकता है। हम बहुत नीचे चले गए हैं। एक बाबर आजम की कप्तानी में एक टाइम था कि हम चले, एक स्टेबल थे, एक पोजीशन थी हमारी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। फास्ट बॉलर आपका जो भी आता है वो सारे जो अनफिट होते जा रहे हैं। अभी मुझे बताएं, बाबर आजम के अलावा इस पूरी टीम में कौन सा ऐसे प्लेयर हैं जो रन करके थे? अच्छा, टॉस की आपने शुरू में बात की, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। 3 दफा आपने टॉस जीता, 3 दफा उठा के आपने उनको बैटिंग करा दी। भाई उनको सेकंड बैटिंग कराओ तो सही, उनको चेक तो करो सेकंड बैटिंग में क्या वो रन चेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
आप पहली बॉलिंग करते हैं। अच्छा, हमें ये चेंजेस की गई हैं तीसरे T20 के लिए, आपको चेंजेस समझ में आई? और मैं तो ये भी हैरान हूँ कि आपको पता है कि जी T20 में वो जो हमारा साबिक कप्तान रह चुका है सैफी भाई, हमने उनको भी नहीं खिलाया, उनको भी हमने खैर लेके भी जाते थे, बाहर बिठाते थे, वो तस्दील करना एक और तरफ होता था, लेकिन हम मैच वो ना फील्ड की शक्ल भी नहीं दिखाते थे उनको। तो आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा बेहतर कुछ चीज़ कर लेते? क्योंकि अब लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो हमारी हार का तसलसल जारी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि वही हाल कर देंगे जो हॉकी का हाल किया था। देखिए सीधी बात है, कोई किसी को अच्छी लगती है नहीं, ये तुक्के में रन करते हैं सारे, सीधी बात है। बाबर आजम के अलावा जितने भी प्लेयर है सारे, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, इन दोनों के अलावा सारे लड़के तुक्के में रन करते हैं, क्योंकि आपके पास प्लेयर ही नहीं है। अच्छा होगा क्या, अभी ये देखना, भी आप भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, ये अगले मैच में भी कुछ नहीं करेंगे ना, आखिरी 5 मैच में पांचवें मैच में एक आध 30-40 करेंगे ना, यही सोशल मीडिया में जो चमचे हैं प्लेयरों के वो शुरू हो जाएंगे। देखो क्या जबरदस्त बैटिंग थी, देखो उसके पीछे पड़े रहते, देखो उसने 30 कर दिया, बाकी 4 मैचेस में कुछ नहीं नजर आएगा। बात सीधी ये है, बहुत आसान हो गया तरीकेकार, प्लेयर्स ने चमचे पकड़े हुए अपने, सोशल मीडिया में उनको उठा के रखते हैं, बस ये हाल चल रहा है सोशल मीडिया का, उनकी तस्वीरें जान के लगाएंगे। चलो अच्छा ये बता दें, अब जो अगला मैच होने वाला है पाकिस्तानी टीम को, उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए तनवीर? देखिए मुझे तो गुस्सा चढ़ा है, सुबह 5 बजे उठ के तो मैच देखते हैं, उसके बाद ये हाल होता है पाकिस्तान टीम का। अगर ऐसी परफॉर्मेंस देनी है तो भाई देते रहो, फिर जो करना है करो, मतलब यानी इस तरह काम नहीं चलेगा भाई, कुछ ना कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके बॉलर मार खा रहे होते हैं, आपका कोई बॉलिंग कोच बाउंड्री पे नहीं आ रहा, कोई नहीं बता रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बैटिंग भी उसी तरह चल रही, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी हुई, और भाई के उधर घूमने फिरने गए हुए हो क्या? मतलब कोचिंग स्टाफ क्या करने गया हुआ है, समझाओ तो सही। कुछ ए प्लान होता है, ये नहीं काम करता, बी प्लान होता है, कॉफी पीने होता है, मतलब कुछ तो कॉफी पियो भाई, किसने कॉफी पीने से मना किया? फ्लाइट तो मिस ना करो ना, दूसरों के ऊपर डॉलर्स लगा रहे हो, जुर्माना, खुद फ्लाइटें मिस की जा रहे हो। तो बात ये है कि भाई मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान टीम में रहा हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कौन से लोग पाकिस्तान क्रिकेट में जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कौन से लोग सिर्फ वहां जाके मजे लेना चाहते हैं। हाँ जी आ गए, अस्सी का आगे होना पाकिस्तान टीम, बस साडा काम पूरा हो गया है, बस ये चलता रहता है यहाँ पे। चले बस तनवीर, हम वो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अब जो नेक्स्ट मैच हो पाकिस्तान टीम उसमें किसी तरीके से जीत जाए, तो चले आप और मैं फिर एक अच्छी डिस्कशन भी कर लेंगे कि पाकिस्तानी जो टीम हो मैच जीत गई। अल्लाह करे ऐसा हो जी, सीरीज तो वैसे हम हार गए। कमाल कॉन्फिडेंस है हमारा वैसी टीम पे। बहुत शुक्रिया जी, तनवीर हमारे साथ मौजूद है। इट्स वेरी फ्यूरियस, क्योंकि एक क्रिकेटर जानता है ना कि क्या कुछ चीज़ें गलती हो रही हैं, और वो गलतियाँ बजाय ये कि आप इतने हमारे पास कोचेस मौजूद हैं, बजाय कि हम उन गलतियों को सुधारें, हम गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं, और वो हमारी गलतियाँ पूरी दुनिया देख रही है। एक हमारे पास ले दे के क्रिकेट ही है जो हमारे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया है, और उसमें भी हम इतने अब डिसहार्टन हो चुके हैं, और टीम की जो परफॉर्मेंस है और जो कोचेस की जो परफॉर्मेंस है, मैं तो कहती हूँ कि कोचेस की परफॉर्मेंस अब नज़र जो है ना वो असरअंदाज करी हमारे प्लेयर्स को भी। खैर जी, थोड़ा सा मैं आपको मूड चेंज करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले हमारी शो में आए थे और बैंड के 3 नौजवान गुलकार, बड़ा ज़बरदस्त उनका बैंड है, और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कैसे थड़तली सी मचाई हुई है। उनके जो गाने हैं उनके व्यूज़ अब तकरीबन 100 मिलियन जो है ऑलमोस्ट उनको भी अब क्रॉस करने वाले हैं। उनका बड़ा ज़बरदस्त गाना था जो कि हिट हुआ था, फिर हमने उनको बुलाया भी, और उनको खुद भी पता नहीं था कि वो गाना जो उन्होंने चलते फिरते अपने मोबाइल के कैमरे से जो शूट किया था वो इतना लोगों को पसंद आएगा। हमारे शो पे जब वो आए थे उन्होंने क्या बातें की थी, उन्होंने एक सरप्राइज़ के वाले से बात भी की थी। वो क्या बात थी आपको सुनवाते हैं। और बैंड की जिसके राफे, उसामा और अहद आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड वेलकम टू माय शो। अच्छा जी, वो गाना क्या था पहले ज़रा मैं आप लोगों को भी सुना देती हूँ, आप सुने ज़रा। ले चलो वहाँ मुझे, मैं देखता हूँ आसमान में भी अब तुझे, देखा एक रोज तारा टूट के गया, मांगी भी दुआएं पर हाँ तू नहीं मिला। मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं गम छुपा कर मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, ये कमाल है। अच्छा, टारगेट तुम लोगों ने टारगेट तो सेट किया होगा? बहुत ज्यादा टारगेट सेट किया है। अरे बताओ तो सही क्या टारगेट है? मतलब ऐसा है कि ग्लोबल काम करेंगे अब इंशाल्लाह। इंटरनेशनल अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह वेरी इंटरनेशनल पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज होगी वो। अभी जनवरी में ही दिख जाएगी। जनवरी में दिख जाएगी आपको। चलो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी।
तो वो जो एक बड़ा सरप्राइज था जिसको इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया था कि नज़र लग जाएगी, वो सरप्राइज ये था। पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए बड़ी बात ये थी कि और बैंड ने कोलैबोरेट किया ब्रिटिश सिंगर्स जैन मलिक के साथ। दीज बॉयज आर डूइंग सो वेल। और ये वीडियो देख के बहुत से लोगों को तो पता नहीं था कि जी जैन मलिक इतनी अच्छी उर्दू भी बोल सकते हैं। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लोगों के सामने आई एंड वी आर ऑलरेडी सो प्राउड ऑफ आवर बैंड। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा भी इनको अपने शो में हम बुला सकें। अच्छा ठीक है, ज़रा आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, आजकल ना मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत उसको शौक है डायनासोर्स देखने का। और मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को ना आजकल डायनासोर्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो वो डायनासोर्स, मायोसोरा, ट्रायनोसोरस रेक्स, पता नहीं जितनी भी किस्म के डायनासोर्स होते हैं वो उनको देख के इतना खुश हो रहे होते हैं और उनके बारे में उनको जानने का इतना शौक होता है। लेकिन एक बात जो आजकल के बच्चों को नहीं पती, जो डायनासोर्स के बहुत बड़े फ़ैन है, वो ये कि डायनासोर्स जो है ना वो आ गए पाकिस्तान, इस्लामाबाद की पहाड़ी में वो कर रहे हैं डैनिस यानी कि डांस। और देखिए मुझे भी डायनासोर्स के बारे में पता चल चुका है बच्चे के साथ खेल के डायनासोर्स के साथ। लेकिन वी हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज पीपल। उन तमाम तो लोगों के लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो कि इस गर्मी में भी जिनके जो मैस्कोटे पहन के काम करना, ऐसे डांस करना, एक जैसे कोऑर्डिनेटेड डांस करना इतना आसान नहीं है। और ये तमाम तो चीज़ें करते हुए वो रिस्क हलाल कमा रहे हैं। सो इनको हमारा सलाम, ये बहुत मेहनत से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ मेरे शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो कि आप लोगों के प्यारे नहीं है, मुझे भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे बड़े ज़बरदस्त साथी भी रह चुके हैं एक शो में, और एक ऐसा शख्स जो कि पूरी पाकिस्तान की आवाम को गमों में, दुखों में हंसाना भी जानता है। एक ऐसा शख्स जो कि बहुत फेवरेट दामाद तो नहीं, पर हाँ पाकिस्तान का सबसे मशहूर दामाद ज़रूर रह चुका हुआ है। और उसके बाद इतने कमाल एक्टिंग के जौहर भी दिखा चुके हुए हैं। और एक्टिंग के जौहर क्या भाई, पाकिस्तान में इनसे बड़ा भी करंटली में देखो तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी कोई मौजूद नहीं है। इतनी तमाम तर खुसूसियत के बावजूद इनको बहुत शौक था हमेशा से कि जी मैं हिस्ट्री जानूँ। बड़ी मुश्किल ये चीज़ होती है भाई, ये आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। हमें लग रहा होता है कि जी जो इनकी पर्सनालिटी है वो एक बड़ी एंटरटेनिंग पर्सनालिटी, नहीं भी बड़े सीरियस भी रहते हैं। और उनको हिस्ट्री और इनको जो है ये बिज़नेस वाली ख़बरों में, ये स्टॉक में तो उनको बड़ा कोई ख़ास इंटरेस्ट होता था। मैं अक्सर कहती थी अल्लाह मियाँ क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम क्यों डुबकी गोता खा जाते हो इन चीज़ों में। तो आज वही बहुत प्यारी हस्ती, मेरे साबिक को होस्ट और मेरे बहुत प्यारे दोस्त और आप सब लोगों के बहुत प्यारे, बहुत दुलारे, बहुत न्यारे शफात अली आज मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने इतनी सारी तारीफें मेरी की है। मैं थोड़ा सा सदमे में चला गया हूँ। मैं जरा कॉफी के एक दो घूंट पीऊं ताकि मैं जागूं। एक तो सुबह उठने की आदत भी नहीं रही ना अब तो। सुबह उठने की आदत नहीं रही, लेकिन मजे की बात है जब मैं और शफात साथ शो करते थे उस वक्त शफात को सुबह आंख नहीं खुलती थी, लेकिन जब शो से निकले तो शफात फिर सुबह जल्दी उठने लग गए। ये देखो ना, ये होता है बाज़ औक़ात। नहीं लेकिन ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है न्यूज़ इंडस्ट्री जिसमें आप एक दफ़ा घुस जाए ना तो आप बाहर नहीं निकल सकते। हमेशा कुछ ना कुछ आप पे असर रह जाता है उसका। एग्जैक्टली वो रहते हैं। मुझे भी ना वो कहते हैं कि वो एक जल्जला एक आदत है ना, फिर उसके आफ्टर शॉक्स आप महसूस करते रहते हैं जिंदगी में, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। अच्छा आज शफात हमारे साथ जिस कॉज के लिए, मैं इसी को कॉज ही कहूँगी, मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें हमारे यहाँ ना लोगों को सही हिस्ट्री मालूम नहीं है, और लोग हिस्ट्री कैसे सुनते हैं जी, अच्छा जी बुक से तो कभी नहीं पढ़ना पसंद करेंगे, और जो लोग बताने वाले हैं हिस्टोरियन उनसे भी सुनना कभी पसंद नहीं करेंगे। हाँ वो सुन लेंगे जी अगर व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आ जाए, कोई टिकटॉक पे ऐसे कोई वीडियो आ जाए, और अगर यूट्यूब पे किसी बंदे ने बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वो जो इवनिंग्स वाली हेडलाइंस देके कोई चीज़ कहना शुरू कर दी, उसको सुन लेंगे हाय हाय ये हो गया था। लेकिन जो असल वाली बात होती है वो नहीं सुनते। तो शफात ने सिंध की हिस्ट्री पे और कराची की हिस्ट्री पे तो स्पेसिफिकली अभी एक उनका जो सीरीज़ है उसकी एक एपिसोड आई है, और अभी बाकी 3 आना बाकी हैं। तो ये हिस्ट्री पे काम किया, दिस इज़ नॉट ईजी कि प्रॉपर हिस्ट्री बना के। शफात मुझे बताओ, जब आपको मेरे भाई पता है कि लोग यूट्यूब पे इतनी पढ़ी लिखी चीज़ें नहीं देखते, फिर भी इतनी मेहनत आधे घंटे की आपने वीडियोस बनाई ताकि लोगों को पता चल सके कि जी सिंध की हिस्ट्री क्या है, कराची की हिस्ट्री, इसका ख्याल कैसे आया? वो जब सवाल पूछते हैं इसका ख्याल कैसे आया? आप सवाल पूछ रही, मुझे लगा डांट रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? आधे घंटे की हिस्ट्री की वीडियोस बनाते हैं, पता है कोई नहीं देखता, कोई करने का काम नहीं है।
नहीं, थैंक यू सो मच। पहली तो बात ये कि इसको कॉज कहने के लिए थैंक यू सो मच। वाकई इसके अंदर बेसिक पर्पस तो ये है कि हमारे, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यार हमारे वो बुजुर्गान जिनको हम प्यार से बाबा जी या बाबे कहते हैं, उन लोगों को अब एक नई इल्लत लगी है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, एडिक्शन, इल्लत, रात को व्लॉग देख के सोने की। और वो भी न्यूज़ वाला व्लॉग जिसमें एक आदमी 4 खबरें, 5 मसाले, 2 खून की उल्टियां करके वो व्लॉग डाल देता है कि पाकिस्तान कल गया, खत्म शुद्ध मंगल बुध। और आप कहते हैं कि बस भाई, और वो बाबा जी पता चलता है रात को उनका बीपी हाई हो गया, सुबह उठ के वो गालियां दे रहे होते हैं और वो सारी दुनिया फलाना भी चोर, फलाना भी चोर, फलाना भी डाकू। बंदा परेशान हो जाता है यार कि ये क्या कंजम्पशन कर रहे हैं कंटेंट की। आगे फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं सबको कि ए देखो टिकटॉक पे अलग आ रहा है, यूट्यूब पे अलग आ रहा है। तो लोग पहले बच्चों के कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड होते थे, अब हमें सीनियर सिटीजन्स और खास तौर पे वो लोग जो कि इस कंटेंट की कंजम्पशन आम आवाम से ज्यादा कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन के वाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए। प्लस देयर शुड बी समथिंग कि जो लोग नॉलेज सीकर्स हैं उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले डिजिटल मीडिया पे जिसको वो कल को कोट कर सकें, उसके अंदर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस प्रॉपर होने चाहिए, वो उस पर डिबेट कर सकें। शफात पे तुम्हें बड़ी किताबें पढ़ी होंगी आपने इसके पीछे, वो तो किताबें पढ़ी होंगी। हाँ, वो तो आपको बताइए, वो था एक फ्लाइट में एक बुक खाली है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किताब पढ़ना मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। मेरी तरफ से ये एक छोटी सी एक अटेम्प्ट है टू अट्रैक्ट द एकेडेमिया कि भाईजान आओ, आके देखो, लोग सुनना चाहते हैं, लोगों को आपको कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज उनको बताएं जिससे उनको शनाख्त मिले। और मेरे ख्याल में उसमें हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आप किसी कौम को जब उसकी ट्रू आइडेंटिटी बताते हैं ना कि भाईजान हेलो, आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि जी मेरा दादा से आया था, मेरा दादा सऊदीया से आया था, या मेरा दादा अजरबैजान से आया था। आपकी आइडेंटिटी है कि आपने जो जुबान बोली है वो जुबान कहाँ से आई है, आपके पास जो कल्चर है, जो रवाज है, वो रवाज कहाँ से आए हैं, आप जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों की शनाख्त क्या है, तो आपकी बहुत सारी बहसें आसान हो जाती हैं। ऑल्सो लेकिन जवाब में वही बात पे भी सोचूं ना कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए क्लिक बेट्स के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ जो मंजन है वो बेच रहे हैं, जो कि सही नहीं भी है। ऐसे टाइम में एक ऐसी पढ़ी लिखी चीज बना देना, यू नो, जिसमें मॉनेटरी फायदा कोई नहीं है, तो आई एम श्योर कि पीछे कोई ना कोई दुख या तकलीफ जरूर होगी कि नहीं यार, आई हैव टू डू इट। थैंक यू फॉर सो मच फॉर एलैबोरेटिंग कि मॉनेटरी फायदा इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, पैसा नहीं, लोग पढ़ी लिखी चीज लोग नहीं देखते, पढ़ी लिखी चीज लोग नहीं देखते, लेकिन आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी। एक अटेम्प्ट है कि यार आप मुझे, मेरे पास ये चीज है, ये आप लोग देख लें, सच लगे गलत लगे बहस करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे से मुकालमा छिन गया, कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती। जिधर बैठो चोर डाकू लुटेरे से बात होती है और आप उसे कहें नहीं यार कोई और बात करते, नहीं तुम पटवारी, तुम फलाने, तुम डिमकाने, तुम। हमने गालियां सुनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई वो बात था नहीं। तो मुकालमा बहुत जरूरी है कि मुकालमा, जब मेरा एक नैरेटिव आएगा या मैं आपके सामने किसी का नैरेटिव रखूंगा, मेरा तो कोई नैरेटिव नहीं होगा, मैं तो जस्ट अ स्टूडेंट, या मैं किसी का कोई नैरेटिव सामने रखूंगा तो आपके सामने वो ट्रिगर होगा और आप खुद उसको सीख करेंगे। अच्छा, इसमें कम से कम रिलीजन की हद तक तो हम मान सकते हैं कि रिलीजन पे बड़ा, आप देखें जो नई जनरेशन आई है रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स की, आई डोंट नो इफ इट इज द राइट टर्म टू यूज, लेकिन आजकल वाकई आ गए हैं, बड़े ऐसे आ गए, तो परेशान हो गए और लोग उनको सुनते हैं, डर भी लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक पब्लिशर है, उन्होंने बताया कि यार इन लोगों की वजह से रिलीजियस पब्लिकेशंस में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। और अभी भी कोविड के दिनों में भी, और जब मतलब आप लोग किताब दुश्मन हुए हैं, तो रिलीजियस किताबें बिक रही हैं, ज्यादा पब्लिश हो रही हैं। मुझे लगता है इट्स एन अट्रैक्शन, क्योंकि हो सकता है हर आदमी मजहब में उतनी दिलचस्पी ना रखता हो जितने बाकी सब, तो उनको कोई अल्टरनेटिव देना चाहिए। तो बजाय इसके कि आपको उनको वो वाले व्लॉग्स पे महदूद कर दें, व्हाई नॉट कि आप एक अमानत या जो नॉलेज आपको कहीं से मिली हुई है वो आप रेफरेंसेस के साथ और प्रॉपर उसको लेपा पोती करके फिर मेकअप शेकअप करके लोगों के सामने रखे। अगर उनको अच्छा लगे वेल एंड गुड, ना लगे उनकी मर्जी। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारे बड़े घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कोई अगर चीज देखते होते हैं तो यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेटिव अपनी तरफ से जो उनको लग रहा होता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उसको देख रहे होते हैं। कोई इनको लग रहा है कि जी कंट्रोवर्सी आ गई, उसको पढ़े होते हैं, लेकिन हाँ पॉडकास्ट वो नहीं देखते। तो आई बिलीव कि ये चीज उनको ज्यादा वो ट्रैक करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं शफात, ये जब तमाम तो चीजें आप खुद भी जब हिस्ट्री पढ़ भी रहे थे, रिसर्च भी कर रहे थे, यू आर ऑल्सो मेकिंग वीडियोज, कौन सी चीज़ ऐसी आपके लिए थी जो आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी पढ़ते हुए, कि जो आप कहते अच्छा यार इसका तो वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होगी? मैं स्टार्ट करूंगा कराची से।
हम आपको भी पता है, हम इस शहर में रही हैं, हम रह रही हैं, मैं भी इसी शहर में रह रहा हूँ, हमें तो यही बताया गया था कि यार इस शहर में तो कोई शनाख्त ही नहीं है, बस यहाँ पे तो बस हर जगह से लोग आके इकट्ठे हो गए और बस ये सब आपस में मिलके भाई बंधुओं की तरह है, मेहमान खाना शहर है। जब एक हमारे दोस्त हैं जुल्फ़िकार कलोड़ो साहब, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने अपनी किताब मुझे एक दफ़ा गिफ्ट की और उन्होंने कहा यार ये पढ़िएगा, आप बुक रीडर हैं, आप ये पढ़िएगा। वो थी रॉक कार्विंग्स के ऊपर, जो सिंध में रॉक कार्विंग्स कुछ इलाकों में मौजूद हैं। अच्छा। जब वो मैंने खोली तो उसमें से तो कुछ 40% काम तो कराची का, गडाब टाउन का और मलीर टाउन के इलाके में, मलीर के डिस्ट्रिक्ट में, जो खैर गडाब का मोस्टली एरिया तो मलीर भी शुमार होता है, लेकिन जब वो देखा मैंने तो मैं परेशान हो गया कि कराची में रॉक कार्विंग्स मौजूद हैं जो कि प्री स्टोन एज या ओल्ड स्टोन एज 50,000 साल एंड बियॉन्ड की रॉक कार्विंग्स हैं। ओके। 50,000 साल एंड बियॉन्ड। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं दुनिया की जो पहली जो तूफान नूह जिसको हम कहते हैं, इसका साइंसी नाम है यंगर ड्रायस। जो ड्रॉपिंग फैक्ट है तो मेरे बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह गया। इसका साइंसी नाम है यंगर ड्रायस। अच्छा। वो कलोड़ो साहब ने अपनी जो किताब थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की, उसमें उन्होंने यंगर ड्रायस के एविडेंसेस लिखे हुए, लोगों को बताया हुआ कि एक कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गुजरे हैं अब्दुल रऊफ खान साहब, उन्होंने कराची में यंगर ड्रायस की एविडेंसेस और साइट्स बताई हैं। यंगर ड्रायस वो कि जब तूफान नूह आया और इनंडेट हो गई दुनिया और बर्फ रिसीड हुई, ये जिसको हम तूफान नूह कहते हैं, साइंसी नाम से यंगर ड्रायस है कि एक बहुत बड़ा सैलाब 11,700 साल पहले आया। उसकी एविडेंसेस, साइट्स आइडेंटिफाई की हुई। वो अलग बात है कि उनमें से बहुत सारी अब हाउसिंग सोसाइटियों की नजर होगी। मैं तो मतलब हक्की बक्की .com रह गया। मैं तो ये क्या हो रहा है भाई दुनिया में, चलो पढ़ते हैं। लिंक से लिंक। अच्छा, उसके ऊपर फिर जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बहसें हैं, जो आर्टिकल्स, उनमें उन्होंने कोट किए हुए उन अंग्रेज अफसरों को जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया कराची में 1840 के बाद से। उनमें लोगों ने इतने बड़े थद्दे लिखे हुए हैं कि भाई ये साइट से पता चला अब्दुल रऊफ खान साहब के काम उनका अपना नहीं था, उन्होंने भी अंग्रेजों का काम कंटिन्यू किया जो कि 100 साल पहले से था। उन्हीं कामों के नतीजे में मोहनजोदड़ो दरियाफ्त हुआ था। तो इलाके की आइडेंटिटी, उसकी एज बिल्कुल फर्क हो गई। तो मैं तो परेशान हो गया। तो उसको अब ये इतनी नॉलेज आ गई, मैं क्या करूँ उसका, किसी को बताऊं हाँ भाई तुम्हें पता है कराची जो है वो 50,000 साल पहले, उन्होंने कहा भाई क्या बिजली तो तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, सड़क टूटी हुई है, क्या बातें कर रहा है यार, क्या बातें कर। आई थॉट कि इट्स अ टाइम कि इसको कुछ मुंतकिल किया जाए। फिर हर दौर में, इनफैक्ट मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें कराची यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर मौजूद थे। उन्होंने कराची के हवाले से जब बातें बतानी शुरू की और उन्होंने बताया कि जी गुज़िश्ता लुबे-लुबाब गुज़िश्ता 50,000 साल से अभी तक इस इलाके में मुस्तकिल आबादियों के निशान मौजूद हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इस इलाके से किसी दौर में आबादी ख़त्म हुई। तो फिर कैसे हो सकता है कि इतने बड़े हिस्टोरिक वेन्यू के ऊपर यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इसकी कोई तारीख नहीं, ख़त्म, आगे बढ़ो। क्यों? मेरा ये सवाल है एकेडमिया के सामने, ढूंढें इसका जवाब, लोगों के सामने रखें। लोग ढूंढना चाहते हैं। शहर की हैयत, उसकी आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। बिल्कुल, सारे डायनामिक्स चेंज हो गए, सारे डायनामिक्स चेंज हो जाए। अच्छा, फिर देबल की बहस, व्हाट इज दिस? देबल कहाँ है भाई? लोग कहते हैं ये भंबोर शहर है कराची के बराबर में, ये देबल है। अच्छा, अगर जो लोग भंबोर देख चुके हैं और भंबोर वाया बोट जा चुके हैं, वो तो ये जानते हैं कि भंबोर में कोई छोटी कश्ती जा सकती है, बड़ा जहाज तो नहीं जा सकता। अच्छा। तो बड़ा, क्योंकि बड़े छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स के बाद वो बीच में भंबोर की पोर्ट आती है जो अभी तक मौजूद है। अच्छा, तो फिर देबल ये तो नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर मोहम्मद बिन कासिम इतना बड़ा बैरी जहाज लेके आया था और बाकी लोग भी आए थे, तो ऐसे थोड़ी आए होंगे, कुछ और होगा। आगे आगे देखें, जब उसको हमने खोलना शुरू किया तो वो परत दर परत खुलता चला गया और एक बिल्कुल नई कहानी दरियाफ्त हुई जिसमें पता चला कि भाई ये स्टोरी कुछ और है। आप जिस राजा दाहिर को समझ रहे हैं कि भाई वो राजा दाहिर जो है वो एक सिंध का हुक्मरान था और वो यहाँ पे हाकिम बना हुआ था और ये था फलाना, भाई वो भी, उसका भी खानदान बाहर से आया था। वो लोग भी पंजाबी और कश्मीरी जाट थे, वो लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा। वो लोग भी यहाँ पे आए थे और वहाँ के और यहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो खुद दाहिर से तंग थे। ठीक है, तो जब आप, और ये काम जो अर्लीस्ट मुस्लिम हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखा हुआ, जब आप कड़ी से कड़ी मिलाते जाते हैं, इट्स लाइक सॉल्विंग अ मर्डर मिस्ट्री। आपको ऐसा लगता है कि आप CID का एक एपिसोड खुद गुजार रहे हैं।
शफात वैसे इसमें कितना टाइम लगा, क्योंकि देखिए मैं सारी जो है ना हमने प्लॉट्स आपके सामने रख दिए, हम तमाम तरह क्लाइमेक्स आपके सामने रखेंगे। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द जो यूट्यूब की वीडियोस आपको उसमें देखनी है, तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकती। बट कितना चैलेंजिंग था शफात ये तमाम तरह चीज़ें करना, और कितनी स्लीपलेस नाइट्स, कितनी इसमें एफर्ट पुट करनी पड़ी। मदिया एफर्ट मैं इसको नहीं कहूँगा, ये तो एक इट्स लाइक वाओ। जब आप एक वाओ वाली कैफियत में होते हैं ना, तो वो इसमें बाज़ों का इंसान वाओ वाली कैफियत में, अल्लाह पाक कहते हैं ना 40 साल भी गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो वो वाओ वाली जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ था ये सारी चीज़ें। तो ये गुज़िश्ता 3-3.5 साल से सफ़र जारी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं सामने आया। बहुत कुछ चीज़ें लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत फहमियाँ सॉर्ट आउट ज़रूर हुई। मिसाल के तौर पर हमारा एक तबका है, वो ये कहता है भाई ये मोहम्मद बिन कासिम और ये फ़लाने और ये ढिमकाने लोग जो हैं ये तो जो है फ़लाँ एम्बिशंस करने के लिए आए थे। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। लेकिन वो जिन साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वो उन साहब के कत्ल के लिए आए थे, उन साहब की पैदाइश 720 ईस्वी की है, मोहम्मद बिन कासिम 714 में अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए थे, 714-715 में जून में फारिग हो चुके थे वो। तो अब वो नैरेटिव एकेडेमिया, हेलो आइए सॉर्ट आउट कीजिए, लोगों के सामने रखिए ये मामला और लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली तारीख थी क्या। और मेरे ख्याल से तमाम ये देखिए जहाँ जिन साहब की आप भी से बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अल्लाह करे हमारे क्लरिक्स से मिलके बैठ के वो कुछ तारीख की बहुत सारी चीज़ों को लोगों पर वाज़े करें, सब एक पेज पर आ सकें, ताकि लोगों में वो जो कन्फ्यूजन है। असल में मदिया अगेन बात सारी वो आती है, मुकालमा छिन गया इस कौम से। और हमारे मुल्क में हर एक को सियासतें लग गई हैं और डिसएग्रीमेंट तो हर एक की ज़बान पे है। एग्रीड इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट, हर एक को सियासतें लगी हुई हैं जी। जहां बैठेंगे वहां बैठ के आपको बता देंगे कि भाई ये हो रहा है इतनी बड़ी। आप अगर उनको थोड़ा मौका देंगे, अच्छा भाई आप चुप करें ताकि मैं उसका कोई काउंटर नैरेटिव दूं, तो आप दायरे सियासत से खारिज हो जाते हैं और फिर आप गद्दारों की फहरिस्त में चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक जो है ना थोड़ा सा उन इदारों को जो कि नैरेटिव बनाते हैं इस कौम का या नैरेटिव सोचते हैं इस कौम के लिए, वो कोई भी इदारा हो सकता है, उनको चाहिए भाईजान थोड़ा सा इस तरफ भी जरा नजर डालें। हाँ। और कुछ नहीं तो कम से कम एक ज़माने में जैसे हम देखते थे ना टीवी चैनल्स में न्यूज़ के टीवी चैनल के पास स्लॉट्स होते थे, ये स्लॉट बच्चों का, ये स्पोर्ट्स का, ये कारोबार का इंतजार, वो स्लॉट्स वापस रिटेन करें। वो कहते हैं चैनल्स जो आ गए, बच्चों ने अपना काम देखना है, अपने चैनल्स देखे तो माय गॉड क्योंकि उस टाइम रेटिंग्स था ना, अब वही वाली बात है रेटिंग्स, और रेटिंग्स में वो टीवी चैनल्स को कहेंगे जी हमें तो रेटिंग नहीं आती, वही वाली बात। क्योंकि मैं शफात को आज से नहीं, मैं तकरीबन आज से कोई 4-5 साल पहले भी देख रही हूँ, ये जो वीडियोस बनाते थे तो उसमें जो जैसे कराची के किसी इलाके के हवाले से भी वीडियो बना ली, क्योंकि शफात को ना एकदम से कुछ एकदम होता था और शफात कहता था मैं हिस्ट्री पे कुछ करूँगा, अच्छा उस पर व्यूज़ नहीं आते थे, अगले में इन्होंने किसी की मिमिक्री की होती थी, उस पे ऐसे लाखों व्यूज आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा आसिफ की मिमिक्री कर दें, आज भी जो है वो 2 लाख व्यूज आ जाएंगे पहले 2 घंटों में, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगेन उसका फायदा कुछ नहीं है, उसका कम्युनिटी को कोई आउटकम नहीं है, सिवाय इसके कि आप कोई मैसेज अक्रॉस द बोर्ड करना चाहें, उसका आपको फायदा हो सकता है मॉनेटरी, बट उसका मुझे तो बहुत हो सकता है। लेकिन ये जितनी बड़ी आप वीडियोस बना रहे हैं इसका आपको फायदा नहीं, बट ऑफ कोर्स कम्युनिटी को बहुत फायदा है। मुझे बताएं नेक्स्ट जो आप पार्ट जो है इंशाल्लाह ड्रॉप कर रहे हैं कराची की हिस्ट्री पे, वो कब कर रहे हैं? सो नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉपिंग ऑन सैटरडे, और उसके बाद ये 4 पार्ट की सीरीज है, ये कवर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ जैन। फिर अगली जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस पे, ताकि लोगों को ये भी तो पता चले ना कि भाई जो कुछ जो कह रहे हैं ना यार, जो जुल्म आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ, हाय मेरे अल्लाह, तो उनको बताएं कि भाई हेलो, पाकिस्तान में 50 की दिहाई भी गुजरी है, उस 50 की दिहाई में पाकिस्तान में एक रिपब्लिकन पार्टी भी रही है, आपको पता है रिपब्लिकन्स भी रहे हैं पाकिस्तान। शफात वी हैव टू डू अनदर, आप साथ भी एक सीरीज करेंगे, हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, हमारा टाइम कितना बढ़ गया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मुझे आज बिल्कुल ऐसा लगा कि आज हम दोबारा से बैठ गए हैं मॉर्निंग शो करने। मॉर्निंग शो में फिर हमारी बातें खत्म नहीं होती, हमारे पास खबरें नहीं भी होती तो हम चला लेते थे। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मुझे कुछ बात करनी है स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि इंतखाबी सियासी हलचल से मालियाती इदारे और सरमायाकार नई ख़रीदारी से गुरेज करने लगे हैं और स्टॉक मार्केट नीचे की जानिब जाने लगी है। स्टॉक मार्केट में
कब तक बेहतरी आएगी ये जानते हैं हम अपने नुमाइंदा सैयद रिजवान आलम से कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रिजवान, ये बताएगा क्या सूरत हाल इस वक्त और क्या कोई उम्मीद भी आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी? मदिया, आज स्टॉक मार्केट का आगाज़ तो मनफी हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मार्केट बतदरीज संभलती हुई नज़र आ रही है। एक मौके पर 250 पॉइंट्स की हमने तेज़ी भी देख ली और मार्केट जो है 64,000 पॉइंट्स के बिल्कुल करीब आ गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा गया। आज स्टॉक मार्केट में दो बड़ी खबरों पर जो है वो बड़ी ज़ेर बहस हैं ये खबरें, और एक तो सुबह की डेवलपमेंट है आज की, मैं उसको पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अपने नाज़रीन से भी। जिस तरह मदिया एक हर घर का एक अकाउंट होता है, हर कंपनी का एक अकाउंट होता है, ऐसे ही हर मुल्क का भी एक अकाउंट होता है, उसको करंट अकाउंट, जैसे पाकिस्तान का करंट अकाउंट है। ये पाकिस्तान का करंट अकाउंट ये बताता है कि हम कितने अखराजात कर रहे हैं और कितनी हमारी आमदनी है। तो उस हवाले से स्टेट बैंक ने जो आदाद-ओ-शुमार आज सुबह जारी किए वो बड़े अच्छे आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो दिसंबर में $40 करोड़ सरप्लस रहा है, यानी कि हमने जितनी आमदनी की और जितने उसमें से अखराजात किए उसके बाद हमारे पास $40 करोड़ अकाउंट में बच गए हैं पाकिस्तान के। और 6 महीने की अगर बुनियाद पर देखा जाए तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट सिर्फ $83 करोड़ जो है वो खसारे में रहा है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के जो 6 माह हैं उसमें ये $3.6 अरब का खसारा हुआ था। यानी इस पे भी बड़ी पेशरफ्त हुई है कि हमारा करंट अकाउंट जो है खसारा सुकड़ रहा है, इसमें बड़ी कमी वाक़ई हुई है। इसकी वजह यह है कि हमारी दरामदात पे जो है वो कंट्रोल किया गया है और बरामदात को बढ़ाने के हवाले से जो स्टेप लिए गए थे वो उसके अब नताइज और उसका फल हमें मिलना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी अच्छी खबर थी, इसकी वजह से मार्केट पे एक अच्छा हमने थोड़ा सा रैली भी देख ली है। लेकिन दूसरी खबर जो ईरान ने स्ट्राइक किया है कल रात को, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा प्रेशर है और लोग घबरा रहे हैं कि ये मामला कहीं तूल ना पकड़ ले। जी मदिया, सही, बहुत शुक्रिया जी। नुमाइंदे समा रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट में जो सिचुएशन थे उस वाले से बताया वो तो खैर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केट है वो संभलना शुरू हो गई है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा मैं बात करूँगी कि मकसद देखते हैं कि शहर से बाहर या मुल्क से बाहर लोग वेकेशंस के लिए जाते हैं तो होटल में ठहरते हैं, लेकिन वो चंद दिनों के लिए की बात होती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि घर छोड़कर मुस्तकिल होटल में ज़िंदगी गुजारी जाए? नहीं ना। चाइना में आपको बताऊं कि एक ऐसी फैमिली मौजूद है कि वो मुस्तकिल एक लग्जरी होटल में शिफ्ट हो गई है, जिसके सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे भी हैं। और 8 अफराद पर मुश्तमिल इस फैमिली का दावा है कि आलिशान होटल में रहना घर ख़रीदने या किराए पर लेने से ज़्यादा सस्ता है और 2 बेड और 1 लाउंज वाले स्वीट का रेट $140 है। तो ये जनाब उन्होंने कहा हम पैसे बचाएं, क्योंकि ठीक है अगर घर होता तो ठीक है, उसमें सिक्योरिटी भी देखनी है, फिर उसके घर की बिल भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, 100 चीज़ें होती हैं, फिर स्टाफ के भी पैसे बचाने। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ, और आज के शो में जहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वाले से हमने बात की, वहां पर आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आई मस्ट से द हॉट टॉपिक वो है पाकिस्तान में होने वाले 2024 के इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन वो गहमा गहमी जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि होनी चाहिए वो हम नहीं देख रहे। इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जी इलेक्शन 2024 का माहौल जो है, और गूगल ने भी पाकिस्तान में इंतखाबी सर्च ट्रेंड का सफ़ा जारी कर दिया है, जिस पर इलेक्शन के हवाले से तमाम चीज़ें सर्च की जा सकती हैं। आम इंतखाबात नज़दीक आती सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और ज़्यादातर सियासी जमातों का मंशूर भी आवाम के सामने आ चुका है। सिंध और पंजाब की सियासत आवाम की दिलचस्पी का महवर भी हम देख रहे हैं, और आवाम के एक बड़े हल्के का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत एक बार फिर जोबन पर नजर आ रही है। मगर दूसरे तबके का ये भी कहना है कि मौरूसी सियासत के साथ साथ ज़ात बिरादरी की सियासत भी अपना वोटर रखती है, विच इज़ अ फैक्ट इन पंजाब। क्या नतीजे निकलेगा इलेक्शन के दिन, इस सूरत हाल के हवाले से वोटर का झुकाव किस तरह, इन तमाम तो सूरत हाल पर और तमाम तो डायनामिक्स पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कराची की ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ अपने शो में। और असल में जब भी आप असलम साहब आप मेरे शो में जब भी आते थे मैं पूछती थी इलेक्शन की गहमा गहमी,
अब तो नजर आ रही है। और कल तो आसफ भुट्टो जरदारी साहिबा वो इब्राहिम हैदरी में मौजूद थी, अपने भाई के लिए कैंपेन करी थी। दाऊद चौरंगी मलीर सिटी मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने खिताब भी किया और भाई के लिए पहले भी वो निकली, लेकिन इस बार बड़ा भरपूर अंदाज में पीपल्स पार्टी ने, हम कह सकते हैं कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, लेकिन उससे पहले नून लीग ने शुरू की थी। इतवार को अगर हम देखें तो नून लीग ने भी एक रैली निकाली। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक बड़ा जिसे कहेंगे ना इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर कराची में एक आगाज हो गया है। और खुद आसफा, उनका पहले जो टिल्ट था वो पंजाब की तरफ था, लेकिन ये क्या उन्होंने कराची में भी शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों की, अब आप मुझसे बार बार यही पूछते थे कि कहीं नजर आ रही है कोई गहमा गहमी, क्योंकि दूर में लेके बैठे हुए थे, अब 21 दिन रह गए। लेकिन कराची में जिस तरह की गहमा गहमी होती थी वो अभी भी नहीं है, अभी भी बाकी 21 दिन में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कौमी असम्बली की जो 22 नशिस्तें हैं, 582 उम्मीदवार आ गए। एमकेएम जो 22 के 22 पर उम्मीदवार खड़े करती थी, इस बार 19 पे खड़े किए। जमात इस्लामी, टीएलपी, पीटीआई और खुद पीपल्स पार्टी ने भी 21 नशिस्तों पे उम्मीदवार खड़े किए। एमकेएम थोड़ी सी बैकफुट हुई कि 3 सीटें उसने छोड़ी है, वो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला था। मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके भी 17 हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी 17 उम्मीदवारों को, मजमूई तौर पर कोई 582 कैंडिडेट्स आ गए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। जिसे कहते हैं ना 21 दिन पहले एक गहमा गहमी जो कराची जो माहौल बनता है ना इलेक्शन का, उसकी बात ही और होती है। अब ये कि आसफा कल निकली है, अब हो सकता है कि उससे पहले नून लीग ने इतवार को निकाली थी, घगर फाटक से वो गुलशन हदीद तक आए और कैंप उन्होंने अपना इलेक्शन ऑफिस इफ्तिताह किया, तो एक आगाज तो मिल गया जिसका हम बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जो 22 सीटों पर एक बड़ा मुकाबला देखने में आएगा। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि अब शायद अब ये जो हफ्ता होगा ऐसा, वो फिर जैसे हम कह सकते हैं कि फुल स्विंग नजर आएगी इलेक्शन कैंपेन की। लेकिन वो एक बहुत सारे मामला रहे, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, इलेक्शन कमीशन वाला मामला, वो हम जो बात कर रहे थे कि सियासी जमातें इतनी मुतहरिक नजर नहीं आ रही। एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरा ये कि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मैदान में जिस तरीके से हमने आसफा भुट्टो जरदारी को उतारा भी है, तो क्योंकि एक सेंटिमेंट उनके साथ अटैच है, तो उन्होंने कोशिश की कि जहां पर अगर बिलावल ने मैदान संभाला है पंजाब में, तो कराची में चले जो है वो आसफा भुट्टो जो है वो जब लोगों में जाएंगी बात करेंगे, और स्पेसिफिकली जिस तरीके से उनकी हाथों की मूवमेंट थी, उनकी वालदा से बड़ी करीब ऐसे, तो वो उनको देख के कहीं ना कहीं लोगों में आ रहा था कि देखो ये तो आज बीबी की बेटी वोट मांग रही है। तो वो सेंटिमेंट वाले जो है ना, जिस तरीके से लोगों में जाना है, वो हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी शुरू भी वहां से क्या है कि वो जो उनकी मजबूत हल्के हैं, इब्राहिम हैदरी है, मलीर मेमन गोट के इलाके हैं, स्टील टाउन, और ये वो मलीर के 3 सीटें 29, 30, 31, यहाँ पर पीपल्स पार्टी एक बड़ी कॉन्फिडेंट हम कह सकते हैं कि है कि ये तीनों सीटें वो निकाल लेगी। 3 ही सीटें मलीर की, तो इसीलिए शुरू भी उन्होंने वहीं से किया जहाँ पर वो 100% कॉन्फिडेंट है, उनका गढ़ है, तो वहां से उन्होंने शुरू किया और वो नजर भी आया। और जिस तरह आप बात करिए ना, तो बिल्कुल एक कोशिश की गई कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो आकर के इंतखाबी मुहिम चलाए, उसी तरह तर्ज पर आया। और यकीनी तौर पर देखें वो मुतहरिक करेंगी। बिलावल अगर लाहौर में है तो फिर वो यहाँ पर ज़्यादा कैंपेन में असर तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, ये बड़ा मैटर करता है कि आपके अगर किसी लीडर की बच्चे, स्पेसिफिकली बेटी अगर आ जाए आपके पास खिताब करने और आपके पास जलसा करने, तो लोग एक उसकी अपनी वैल्यू भी ज़रूर होती है। जो हमने देखा कि जैसे आसफा भुट्टो जब गई हैं, लोगों में गई, तो लोग जैसे बाहर भी निकले हैं। हम लाहौर में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो कैंपेन कर रही हैं, और उसमें भी आपने देखा कि जी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे भी जमा हो रहे हैं। तो ज़रा मैं आसिम से भी जान लेती हूँ कि आसिम ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने तो फाइनली 15 जनवरी से, क्योंकि हम ये शिकायत कर रहे थे कि भाई क्या हो गया इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये क्यों जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर रहे, लेकिन खैर उसका आगाज़ कर दिया उन्होंने। कैसा आप देख रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा देख रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि हाँ लोग अब इनकी बातें सुनने में, जितने भी इनसे वादे किए जा रहे हैं, लोग अब तैयार नज़र आ रहे हैं आपको? कहते हैं कि कुफ्र लुटा खुदा खुदा करके, और मुस्लिम लीग नून ने भी बरकैफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है, जहाँ पर इनकी लाहौर को तख्ते लाहौर से तशबीह दी जाती थी, लेकिन इस मरतबा सिंध का नौजवान जो है वो कोई जुल्म ढाने के लिए लग रहा है पहुँचा है, क्योंकि आज मुफाहमत के शहनशाह आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में है। जहाँ तक आपने मुझसे बात की कि मुस्लिम लीग नून क्या कुछ कर रही है, और मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन के बाद का क्या लोगों का रद्द अमल है, तो देखिए एक तो लाहौर में इस वक्त ठंड पड़ रही है भरपूर, आप मेरे से भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं भी ऊपर नीचे स्वेटर्स भी पहने हुए हैं ऊपर, जो सब चीज़ें, तो बाहर का माहौल बड़ा ठंडा है। साहब हमारा दिल गुर्दा सड़ रहा है, यहाँ पे बड़ी गर्मी है। सोशल मीडिया पे चला जनवरी में अप्रैल कराची में तो बड़ी गर्मी है भाई। तो फिर ये कि अब यहाँ का जो माहौल है वो रात को जो है वो फ्रीजिंग वाली पोजीशन हो जाती है, गो के वो टेम्परेचर 3-4
दर्जा सेंटीग्रेड है, लेकिन उसकी जो फील्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा देर बाहर ठहर नहीं सकते। तो उस वजह से लाहौर में और गिरदोनवा में, जो पंजाब के ख़ास तौर पर जो हम सेंट्रल पंजाब कह लें या पोठोहार का जो इलाका है, वहाँ पर आपको कैंपेन में बहुत दुश्वारी होगी। यही एक बुनियादी वजह बन रही है कि वोटर जो है वो अभी खामोश है और उस तरह इंटैक्ट नहीं हुआ। मैं इंटैक्ट तो हम कह लेंगे, लेकिन उस तरह उनके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपनी लाहौर में 159 जो पीपी हैं, जहाँ से वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका ये पहला इलेक्शन है जो बतौर वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में कह रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार है। और अगर वो उम्मीदवार हैं तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो कौमी असम्बली को छोड़कर पंजाब की असम्बली से अपना इलेक्शन कैंपेन को शुरू की है। गो तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने लोग उनके साथ कल थे सब चार्ज थे। शदीद सर्दी के बावजूद लोगों का इतनी तादाद का भी अभी आना वो हौसला अफजा है। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि जो मुफाहमत पसंद है जरदारी साहब, वो जो है इस वक्त लाहौर में मौजूद है, तो मैं एग्जैक्टली अपने सामने विजुलाइज कर सकती हूँ फुटबॉल का मैच जिसमें जो गोल कीपर एक तरफ हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून है, तो वहाँ पे एक पावर हिटर जो है वो भी एक तरीके से पहुंच चुके हैं। तो मुझे बताया ना फिर यूँ सिचुएशन क्या पड़ रही है, जो गोल कीपर है उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है? वो जो मुफाहमत पसंद तो हैं, लेकिन इनकी मुफाहमतें भी इस वक्त कितनी कारगर साबित हो रही हैं? अब ये मुझे नहीं पता कि जरदारी रोनाल्डो का किरदार अदा करेंगे मेसी का, लेकिन इशू ये है कि मुफाहमत मिल गया वैसे भी ठीक है। तो इशू ये है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आज भरपूर एक अपना इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। आज वो पहले दिन उनका होगा, वो लाहौर में मौजूद रहे। जो मेरे पास इतलात हैं, उन्होंने बिलावल हाउस जो बहेरिया टाउन के अंदर है, वो लाहौर से बिल्कुल हटके है, रायमंड जिसका बिल्कुल हटके है कि आपका लाहौर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर जाके जो लाहौर की जो लोग डायमेंशन समझते हैं उन्हें तो मालूम है। मैं ओवरऑल पाकिस्तान के शहरियों के लिए बात करूँगा कि वो वहाँ पर बैठ के लोगों से जोड़ तोड़ कर रहे थे। आज बाकायदा पहला दिन है लाहौर के NA 127 में अपने बेटे की कैंपेन को चलाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन को चलाने के लिए आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे कारकुनों से। देखना ये है उसमें कितने लोग आएंगे। 161 के जो कैंडिडेट हैं उनका ये मरकज़ी दफ्तर है, और क्योंकि वो नीचे हैं उसी पीपी जो है वो NA 127 के नीचे है। तो आसिफ अली जरदारी अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, अपने कार्ड्स वो किसी को नहीं बता रहे, और यही एक परेशानी होगी मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि आसफा भुट्टो जरदारी सिर्फ कराची या और शहरों में महदूद नहीं रहेंगी, वो लाहौर में भी आएंगी, यहाँ पर अपने भाई की कैंपेन करेंगी और ख्वातीन के साथ वो राब्ते कर रहे हैं। अभी से उनके राब्ते शुरू हो गए हैं। शैला रजा भी और दीगर जो इनके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लाहौर में डेरे लगा के बैठे हैं, और तकरीबन वो 15-20 दिन से उनकी मूवमेंट ये शुरू हुई है। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा। लेकिन लाहौर में यानी कि उन्होंने कह दिया कि लास्ट इलेक्शन में जैसे बात हुई थी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा था कि वो पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना फोकल पॉइंट ही जो है ना वो रखा हुआ है पंजाब को, कि हमने किसी तरीके से पंजाब में आना। अगर वो अपनी फिर ऑफ कोर्स आसफा भुट्टो को भी ले जाते हैं तो बड़ी बात होगी। मुझे ये बताएं कि हम ये तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान, जी मैं ये कह रहा था कि ये देखें, ये जो है ना ये इसके बड़े दूररस नताइज होंगे, क्योंकि इस वक्त लाहौर में जो मुकाबला है वो 44 सीटों में एक यही सीट है जहां पर मुकाबला होगा खुला। बाकी आपको कैंडिडेट्स उस तरह नजर नहीं आ रहे। लाहौर में कहीं भी हमें मुकाबला नजर नहीं आएगा। अगर हम 117 से करें, अब्दुल अलीम खान बड़े आराम से वो जीतेंगे, उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, उन्होंने लोगों के साथ काम किया, लोग उनके फ्लाई कामों को देखते हैं, उनके जो सीट है वो जिस जगह पे खड़े होंगे वो जीत जाएंगे। उनका मंशूर भी अच्छा है, बड़ा माहौल दोस्त मंशूर है। देखिए उन्होंने लोगों को कहा है कि हम लोगों को हम खुद मुख्तार करेंगे, उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें देंगे, तो लोगों को उनसे होप है, क्योंकि एक वो खुद से भी बहुत काम करते हैं। उनके फ्लाई काम पूरा साल 24 आवर्स चलते हैं। कोई बंदा चले जाए, डिस्पेंसरियां हैं, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट है, लोगों की इमदाद करना है, उन्हें शेल्टर देना है। यहाँ पे मसला ये है कि हम देख रहे हैं उनको कि वो बाकी पार्टियों को नहीं कुछ कह रहे ना, और हम तो देखते हैं कि जी जलसे में दूसरी पार्टी को जब तक बुरा भला कहा ना जाए ना, तो वो कहते हैं जी हमारा तो इलेक्शन कैंपेन हुई ही नहीं। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप दूसरों पे जो है वो बातें कस रहे हों, लेकिन आप ये लोगों को बता न रहे हो कि अच्छा हमने तुम्हारे लिए करना है तो क्या करना है। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में बड़ी एक्टिव है, आसफा भुट्टो जरदारी में भी चली जाएंगी,
कराची में क्या सीन है? कराची में भी इतनी एक्टिव और कराची में कुछ हल्कों में अगर हम बात करें 235 है सही कराची में हलवा समझा हुआ कि भी कराची तुम खुद ही कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पहले भी कराची में आप देखें ना कि कुछ सीटें ऐसी थी जो नहीं थी उनकी, लेकिन उस पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सूबाई असेंबली में 7 सीटें उनकी पहले थी, अब वो कम से कम कोशिश करेंगे कि 12-15 से ज़्यादा सीटों। वो एमक्यूएम के लिए मुश्किल पैदा करना चाह रहे हैं। आसान उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने भी जो कैंडिडेट्स मुख्तलिफ जगहों पर उतारे हैं 21 सीटों पर। देखिए एमक्यूएम जो रवायती तौर पर इस शहर को समझती थी और गढ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 88 से लेकर हम बात करें 2013 तक तो एमक्यूएम की यहाँ पर एक बिला शरकत गैर एक इजारादारी थी ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं। क्लीन स्वीप करती थी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशहर तक एमक्यूएम के नुमाइंदे होते। सिंध असेंबली में सिर्फ इन्हीं के बहुत बड़ी अक्सरियत में, पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी जमात। लेकिन अब पूरे 22 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने 21 पे खड़े किए। और कहाँ पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती थी, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट उतार दिया। सिर्फ ये देखे ना कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो बात की कि वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए एमक्यूएम की जरूरत पड़ेगी, तो ये प्रोविंस में कह रही है या फिर विफाक में कह रही है? देखिए ये तो अभी वो तो पहले भी ये बात करते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि होता तो है वैसे वज़ीर-ए-आज़म के लिए होता है। देखिए ना, चाहे वो साबका हुकूमत की बात करें या साबका हुकूमतों की बात करें, चाहे इनके पास 6 सीटों या इनके पास 17 सीटों, हम दोनों सूरतों में जरूरत तो पड़ती है। नंबर गेम कुछ इस तरह का बनता है कि जरूरत पड़ती है। लेकिन आप बात करती कि मुहिम शुरू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो किसी भी जमात की नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। असल हम लोग ये वाकई डिस्कस कर रहे थे कि वो मजा नहीं आ रहा पता चले कराची में ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन। लेकिन आसिफ ने बताया कि इतनी सर्दी में मैंने कहा वोटर भी कांप रहा होगा, लीडर भी कांप रहा होगा, माइनस में टेम्परेचर डाला हो। और देखिए वोटर तो अगर हम बात करेंगे अगर बात करें वोटर तो नहीं कांपेगा लाहौर में। हाँ, ये इस बार लीडर कांप रहे हैं और मैं सर्दी की बात कर रहा हूँ, सर्दी से वो हाँ वो ये कह रहा हूँ ना, वो असल में हीटर में रहने के और कहेंगे ना कि एक फिक्स उनका जो है हमेशा से होता है कि कंट्रोल टेम्परेचर में रहना उनके लिए मुश्किल है। गैस नहीं आती, हीटर कहाँ गया? इलेक्ट्रिक हीटर के लिए भी आपको बत्ती चाहिए। तो अब ये जो हम हीटर की बात करें तो हीटर भी एक लग्जरी है। और ये जब जाएंगे ना वोट मांगने के लिए, जितने भी लीडर आने इनको पे लोग पूछेंगे कि भाई हमारा हीटर नहीं चल रहा और हमारे इलेक्ट्रिक हीटर भी नहीं चल रहे। बहुत शुक्रिया जी, आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद थे और असम खान साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। कह रहे थे वो मज़ा नहीं आ रहा। वो जो मज़ा एक होता है ना कि जब इलेक्शन शुरू होता है और आप देखते हैं डिफरेंट झंडियाँ लगी होती हैं और डिफरेंट पार्टीज़ के झंडे लगे होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ज़ोरों शोर से कैंपेन्स चल रही होती है, वो अभी नज़र नहीं आ रही। सवाई कि वीकेंड पे मैं अच्छा बड़ा जलसा देख लेते हैं, बट अदर देन दैट कोई खातर खा चीज़ें नहीं हो रही। हाँ, बट एक ऐसे टाइम में हम देख रहे हैं कि जी जमात इस्लाम वो भी बाहर निकल के आ रही है और किस तरीके से वो गाज़ा के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया एक ऐसे टाइम में जहाँ पर लोग अपनी सियासी कैंपेन्स करें। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों के दिल जीतेगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से, जिन्हें अमीरों की सवारी कहा जाता है। तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। ये गाड़ियां चंद सालों में मिडिल क्लास तबके की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गई हैं और मुल्क में डॉलर महंगा होना शुरू हुआ था तो उस वक्त गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखा गया था और लोग कहते हैं जब डॉलर कम हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन गाड़ियों की कीमतें बरकरार रहीं बल्कि और ज़्यादा महंगी होगी। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि पाकिस्तान में गाड़ियों के प्रोडक्शन प्लांट्स आर्जी तौर पर बंद हुए। अब ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और पाकिस्तान में प्रोडक्शन प्लांट्स भी थे या खाली असेंबलर्स जो हैं पॉइंट्स थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों के इस आसमान से बाती करती हुई कीमतों की वजह से साल 2023 में गाड़ियों की फ़रोख्त 20 साल की कम तरीन सतह पर रही है। और पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस हवाले से आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। 2021 वो साल था कि जिसमें गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब गाड़ियां असम्बल करके फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। ताहम 2022 में गाड़ियों की फरोख्त को उस वक्त रिवर्स गियर लग गया जब पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व 20 अरब डॉलर से घटते घटते सिर्फ 3.5 अरब डॉलर रह गए और पाकिस्तान ने भारी ज़र मुबादला वाली तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी में ऑटो इंडस्ट्री का खाम माल भी आया और गाड़ियों की पैदावार अपनी बुलंद सतह से गिरकर आधी रह गई। नॉर्मलाइज सिचुएशन देखो और आपका जैसे अगर रिसेंटली 2021-2022 का ईयर देखो तो उस वक्त आपकी ऑटो सेल्स ही 2.25 लाख आपकी गाड़ियां बिकी थी।
अगर मैं उसको नेक्स्ट ईयर से कंपेयर करूँ 2023 जब आपके सारे मसले शुरू हुए थे, आपके रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो 2.25 लाख से गिर के सिर्फ 1 लाख की सेल हो गई थी। तो आप समझ लें कि मोर देन आपका 55-60% का हमने डिक्लाइन देखा था। और ये सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू रह रहा है। अगर मैं पिछले साल के लो फिगर से कंपेयर करूँ तो उससे भी अभी 50% डाउन है। तो आप पीक से देखें तो आपके ऑटो सेल्स 75% नीचे हमें नज़र आ रही है। ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान के मुताबिक ऑटो इंडस्ट्री की मुकम्मल बहाली आइंदा साल भी मुश्किल नजर आती है। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की ज़बूहाली तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। बहरान के बावजूद पाकिस्तान में SUVs गाड़ियों की फरोख्त बढ़ती जा रही है। गाड़ियों की खरीदारी में काले धन और कैश इकॉनमी का भी बड़ा दखल है। यही वजह है कि आज भी गाड़ियों के बाज़ मॉडल्स हासिल करने में लोगों को इंतजार करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर मईशत ठीक रफ्तार से चले तो पाकिस्तान में हर साल 10 लाख गाड़ियां भी फरोख्त हो सकती हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मुझे आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताते चलें कि अब हम बात करने जा रहे हैं गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। मैं बढ़ती हुई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वाकई बढ़ती जा रही है, मतलब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो वो कौन सा टाइम आएगा कि हम गाड़ी खरीद सकेंगे? अक्सर लोग यही कहते हैं भाई अभी गाड़ी मत खरीदो, अभी आने वाले महीनों में ना गाड़ियों की प्राइसेस कम होने वाली है। यकीन माने वो आने वाले महीनों में ना गाड़ियों की प्राइसेस उतनी ही बढ़ जाती हैं। रीज़न क्या है कि डॉलर भी कम हो गया लेकिन गाड़ियों की प्राइसेस अभी भी कम होने का नाम नहीं ले ली। इसी वाले से बात करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वेलकम टू सुबह का समा। मुझे ये बताएं, हम सब लोग यही बातें कर रहे थे कि जी डॉलर की प्राइस कम होगी, खैर उतनी कम तो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, बट डॉलर की प्राइस कम होगी, रुपया मुस्तहकम हो जाएगा तो गाड़ियों की प्राइसेस बेहतर हो जाएगी, बट इट नेवर हैपेंड। क्यों? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आप देखें कि जो 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब रही उसका एक बड़ा फैक्टर है। तो ऑटो सेक्टर भी एक की रोल प्ले करता है। तो इसमें जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आपके ना होने की वजह से प्राइसेस भी डॉलर की बढ़ी, अभी कम की 285 पे और 280 पे पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा है। और इसमें आपने देखा शायद नवंबर में और अक्टूबर में के बीच में OEMs ने अपनी कुछ प्राइसेस कम की, माइनर की मगर की। जब तक आपका रिजर्व नहीं बढ़ेगा और डॉलर आपका और रिड्यूस नहीं होगा, जब तक तो आप उम्मीद ना रखें कि ये प्राइसेस कम हो। दूसरा फैक्टर जो इस इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी लोकलाइजेशन कितनी है। जब तक आपकी लोकलाइजेशन इंक्रीज़ नहीं हो, क्योंकि हर एक OEM के पास 4 to 5 मॉडल्स की हैं। हम किसी भी OEM की बात करें तो हर OEM के पास 4 से 5 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो उसने लॉन्च किए हुए पाकिस्तान के अंदर। आप उसमें डिफरेंट लोकलाइजेशन लेवल है। हमारा फोकस ये होना चाहिए पाकिस्तान एज ए नेशन कि हमें अपनी लोकलाइजेशन को लेवल को बढ़ाना है। तो हम एक तो पाकिस्तान की मार्केट में, और फिर आप जिसने 1.5-2 साल में चैलेंजेस फेस किए, तो आप उनमें से कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए कम्पिटिटिव प्राइसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं तो यहाँ पर मशहूद साहब, आप तो मेरे लिए यहाँ पे ना आवाम के नुमाइंदे बैठे जो आवाम की थोड़ी बहुत मुश्किलात मुझे कम करके बताएंगे कि किस तरीके से हम गाड़ियाँ कब खरीद सकते हैं। लोग सुन कहते थे कि जी इतना इन लोगों को जी चैलेंजेस दरपेश थे, इनको इतना नुकसान हो रहा था गाड़ियाँ बनाने वालों को कि इनकी तो कंपनीज जो है ना पाकिस्तान से चली गई। पहले मुझे इन कंपनीज को कहीं नुकसान हुआ क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ती नहीं, वो तो लोगों को नुकसान हुआ। और फिर क्या वाकई यहाँ से कोई कंपनीज पाकिस्तान से गई हैं अपना यूनिट वगैरह बंद करके? नहीं, देखें पिछले 1 साल से आपके यूनिट बंद ज़रूर हुए, और आज 2023 जनवरी से दिसंबर तक अगर हम सिर्फ देखें तो उसमें आप हैरान होंगी, सिर्फ 136 दिन 136 डेज इस इंडस्ट्रीज ने काम किया। तो यानी कि 365 डेज में से अगर आप हटा दें ओनली 130, तो ये इंडस्ट्रीज में जो इससे रिलेटेड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लोग होते हैं, आम बेचारे, उनके लिए बड़े चैलेंजेस, उन वो मुश्किलात में रहे हैं, इसमें तो कोई राय नहीं है। दूसरा ये कि ये इंडस्ट्रीज से कोई इंडस्ट्रीज छोड़ के नहीं गया, ठीक है। इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी इतने आसानी से नहीं हो सकता कि हम सब कुछ वाइंड अप करें और ले जाएं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई गई है तो इसलिए लगाई गई है कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो और पाकिस्तान गवर्नमेंट को फ़ायदा हो।
मगर उस तरीके से एक आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं, उस एक आम आदमी तक के लिए अभी कार इस काबिल नहीं है कि हम कह सकें कि एक आम आदमी इसको खरीद सके। उसकी देखें ना आपने, इन्फ्लेशन 29 से 31% है। इस परसेंट में वो जो एक आम आदमी, जिस मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं गाड़ी अफोर्ड कर सकते। ये रियलिटी है। गाड़ियां बन भी रही हैं, वो भी बिल्कुल कागज की तरह गाड़ियां हैं कि जरा से बड़ी बड़ी जो महंगी गाड़ियां भी हैं, वो भी खुदा ना खासा जरा सा माइनर से एक्सीडेंट होता है तो वो हाँ, उसका क्वालिटी की गाड़ियां भी नहीं बन रही जो कि पहले टाइम में बनती थी। उस क्वालिटी के लोग भी नहीं है आज। अगर हमने जो असली चीजें खा के जिंदा रहे, वो भी नहीं। हमने भी बड़ी चीजें खाई हैं। शायद हम 60+ जाएंगे तो हमारे अंदर बॉडी रेसिस्टेंस इतनी नहीं होगी। तो गाड़ी में जो बेसिकली अगर आप वो मुवाजना करेंगे ना पुरानी से, फ्यूल इफिशिएंट एक बड़ा इशू रहा है, जिसकी वजह से आपने क्वालिटी को के जो मटेरियल्स हैं उसको बड़ा डिफरेंट डेवलप किया तो इफिशिएंसी बढ़ सके। तो वो ये नहीं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है, बट आई थिंक उसकी इफिशिएंसी बढ़ाई गई, फ्यूल इफिशिएंसी, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा होता चला जा रहा है। इसी वजह से आपने देखा हाइब्रिड आ गई, इसी वजह से आपने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। तो लाइट वेटेड होगी तो उसकी रनिंग ज्यादा होगी तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन। लेकिन यहाँ पे मसला है कि इन गाड़ियों की प्राइसेस भी ज्यादा, तो लोग अब ये पूछना चाहते हैं कि भाई बताएं खान साहब हमें कि क्या आगे प्राइसेस कम होंगी, कोई ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी और जो गाड़ियाँ हैं जिसको अमीरों की सवारी कहा जाता है, इसको आम आदमी भी अफोर्ड कर सकेगा कि वो नई जाके 0 मीटर गाड़ी खरीद ले अपने लिए। ये एक ही सूरत हाल है जिस पे ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब हम मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनीज को देखते हैं ना, नया साल शुरू होता है, एक स्लोगन देते हैं, एक स्लोगन होता है इस साल हमने ये काम करना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये और OEM, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट और OEM ये अनाउंस करे कि 2024 लोकलाइजेशन ईयर है, तो यकीन कीजिए एक आम आदमी तक उसकी पहुंच हो जाएगी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और कौन सा साल हम समझ सकते हैं कि जी हमारी ये इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बेहतर जो है वो काम करना, परफॉर्म करना शुरू कर देगी? डू यू थिंक कि 2024 जो है हमारी ऑटोमोबाइल्स जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बेहतर साल होगा? इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कार इंडस्ट्री, ट्रक एंड बसेस, ये चैलेंज फेस करेगा इस 2024 में भी। जो सेक्टर इम्प्रूव कर सकता है वो हमारा ट्रैक्टर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है तो उससे एडवांटेज मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स रिलेटेड है, उससे वो ग्रो करेगा। और सेकेंडली जो मुझे नज़र आता है वो शायद आपके 2 व्हीलर्स है, वो थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे, मगर ट्रक, बस और कार इंडस्ट्री चैलेंज फेस करेगा। हाय, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये इंडस्ट्री चैलेंज फेस करेंगी, लोग भी जो है इनकी वजह से चैलेंजेस फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नहायत ही अहम मौजू के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को स्लीप करें। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो वो कोशिश ये होती है कि हाँ बच्चा आपके साथ ही सोए। बट ऑफ कोर्स वेस्ट की अगर हम बात करें जहाँ से हम तमाम से चीज़ें सीखते हैं, वो क्या करते हैं जी, बच्चा छोटा सा ही होता है, उसके अपने छोटे से ही जो भी इसका रूम उन्होंने बनाया होता है, तो वहाँ पे बच्चे को कोशिश करते हैं कि पहले से आदत डालें, वो बच्चे को अलहदा से सुलाते हैं और उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहते हैं थ्रू कैमरा एंड लॉट्स ऑफ अदर डिवाइसेस, जिसके थ्रू वो बच्चे को सुन भी पाते हैं कि जब भी बच्चा उठेगा, रोएगा दूध के लिए, तो माँ जाके उसको फीड भी करा देगी। लेकिन एक रूल है कि आप बच्चे को इस उम्र तक अपने साथ सुलाएं तो बच्चे की अपनी पर्सनालिटी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे सीख रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे माएँ अपनी नींद को जो है उनको लग रहा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं वो कर पाती, तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चे को थोड़ा सा अपने से अलहदा सुलाएं ताकि बच्चा, और लोग ये कहते हैं जी आप बच्चे को जितना जल्दी ट्रेन कर देंगे ना, बच्चा ट्रेन हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि क्या उस अर्ली ट्रेनिंग से बच्चे को कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता, या फिर उस अर्ली ट्रेनिंग की बच्चे की पर्सनालिटी पे काफ़ी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के रिपोर्कशंस होते हैं इन द लॉन्गर रन जो कि हम नहीं देख पाते। तो इसी हवाले से बात करेंगे और टॉपिक हमारा ये है कि वो कौन सी उम्र है जिसमें आप अपने बच्चे को अपने साथ सुलाना चाहिए। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशन स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल भी अब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। और साथ में हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सैयद आफ्ताब शाह भी मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी उम्र राइट उम्र है, यानी कि सही उम्र है।
अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब आपसे पूछना चाहूँगी कि विच इज़ द राइट एज जिसमें हमें अपने बच्चे को स्लीप करना चाहिए, अपने साथ सुलाना चाहिए, उसके क्रेडल में सुलाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे कौन सी एज होती है? को स्लीपिंग अरेंजमेंट्स की में भी तफरीक है कि या तो बच्चा बेड आपके साथ शेयर कर रहा है या तो एक कॉट के अंदर बच्चा सो रहा है, क्रिब के अंदर जो है ना वो सो रहा है। तो इन दोनों के अंदर जो वेस्टर्न आपने कल्चर की बात की उसके अंदर वो कोशिश करते हैं, ये रिकमेंडेशन भी दी जाती है, दैट इज़ टू अवॉइड SIDs, विच इज़ के बच्चा जो है ना सडनली उसकी डेथ ना हो जाए। यानी कि वहाँ पे अल्कोहल भी जो है वहाँ पे आम है, मुआशरे के अंदर ड्रग्स भी आम है, तो बच्चा जो अडल्ट होते हैं करवट बदलते हैं या उधर पिलोज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की कोई सफोकेशन या हिंड्रेंस ना पैदा हो जाए। वहाँ पे स्पेशली वेस्ट में भी देखते हैं कि माओ में जो साइकोसिस है उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, वो भी बेबी ब्लूज उसकी भी वजह से बिल्कुल बेबी ब्लूज की वजह से भी। सो आइडियली फॉर्मेटिव ईयर्स जो बच्चे के होते हैं ना पहले 10 साल के होते हैं। बच्चे को आप पहले 10 साल, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेम बेड पे ही सुलाएं, डेफिनेटली आप उसको अलहदा भी अपने साथ रख सकते हैं। उसमें होता है कि बच्चे को ना एक पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी दें। तो पहले 1-2 साल के लिए जब वो आपके साथ ही सोता है तो उसकी माँ की जो सिक्योरिटी है उसको मिलती है। अब ये सिक्योरिटी आगे जाके उसकी इम्प्लीकेशन रिलेशनशिप्स में आपको नजर आती है। जब वो बड़े होते हैं, पीयर्स के साथ रिलेशनशिप स्कूल में बनाते हैं या आगे जाकर बनाते हैं। 2 बुनियादी पेरेंट्स से वो बच्चा सीखता है। एक है सेल्फ एस्टीम, यानी कि वो अपने बारे में एक नज़रिया जानता है अपने पेरेंट्स से, और दूसरी चीज़ वो सीखता है वो है ट्रस्ट। तो एक उसका अपने बारे में जो जाविया है, जो अपने बारे में उसका ख्याल है अपने माँ बाप से सीखता है, दूसरा जो है वो ट्रस्ट सीखता है। तो ये पहले जो है ना 8-10 साल के अंदर ये फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चा जो है सीखता है। अगर इसके अंदर के कोई भी ऊंच नीच होती है, आपको अटैचमेंट स्टाइल के अंदर इश्यूज नज़र आते हैं, जब वो बंदा आगे जाके बच्चा बड़ा होकर रिलेशनशिप्स में जाता है तो वहाँ पर उसको इश्यूज नज़र आते हैं। तो इनसिक्योरिटी हो गया, एंजाइटी होती है, जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं या अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप्स को ऑल टुगेदर, वो सारे वहीं से स्टेम करते हैं। ये आपने बड़ी बात की। अच्छा, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि देखिए बच्चे की सेहत के लिए तो अच्छा है कि बच्चे को अगर हम पहले 2 साल, ये हो सकता है मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो कि बच्चे माँ के साथ ही रहे, माँ उसके साथ सोए, क्या माँ को भी इससे कोई फ़ायदा होता है? वैसे अगर मैं आपसे बात करूँ नफ्सियाती तौर पे, क्योंकि हमारा अब लोगों ने फाइनली बात करना शुरू कर दी है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से, क्या ये माँ को हेल्प करता है उस चीज़ से निकलने में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल जो बुनियादी बात है ना वो तो आफ्ताब साहब ने बिल्कुल बता दी है कि, और दूसरी बात मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों में ना हमें वेस्ट को ब्लाइंडली इस तरह फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो वहाँ का तो वो निज़ाम है जहाँ खानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो रहा है। वहाँ के तो अपने लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका जो एक खानदानी निज़ाम है वो इस कदर डिजास्टर की हालत के अंदर है, तो हम उनको हम क्यों रोल मॉडल बनाएं? तो बहुत सारी अच्छी बातें जो वहाँ से सीखते हैं, मतलब हमें हमारा अपना एक तमद्दुन का निज़ाम है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग निज़ाम है। तो मेरा ख्याल है जो आफ्ताब साहब ने बात की है वो उसी में इसका जवाब है कि बच्चा जो है मेरे ख्याल में डे 1 से माँ के करीब होना चाहिए, मगर माँ के बेड पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ अटैच होना चाहिए, जिसमें माँ उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सारी चीज़ों को देखती रहे। और लेकिन बच्चे के अंदर जो ऑटोनॉमी डेवलप करनी है ना, वो ऑटोनॉमी हमारे यहाँ देखने में आता है 10-10 साल के बच्चे माँ के साथ चिपट के या बाप के साथ चिपक के सोते हैं, जिसके और वो माँ उसको रोटी खिला रही होती है। तो बच्चों के अंदर अपने अपने उस लेवल के ऊपर जो जो करने के काम है उनको खुद करने चाहिए, जिनमें उनका एक अलग सोना भी है। जो अब आपके सवाल का जवाब है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि माँ के जिस तरह बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके लिए एक नए तजुर्बात खुलते हैं, तो माँ खासतौर पर जो पहली दफा माँ बनी होती है उसके लिए भी माँ बनना एक बहुत डिफरेंट तजुर्बा होता है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी अराइज करते हैं, लेकिन उनका हल भी उस बच्चे के साथ अटैचमेंट ही होती है। तो माँ जितनी बच्चे के साथ कुर्बत में होगी उतनी ज्यादा माँ के अंदर कंसोलेशन, माँ के अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और उसकी जो सेल्फ एस्टीम की वो जिक्र कर रहे थे वो इम्प्रूव होती है। तो लिहाजा अगर बॉटम लाइन है मेरे ख्याल में बच्चे को बेड के साथ उसका अपना एक छोटा बेड होना चाहिए जो कि पार्ट ऑफ द बिगर बेड हो, लेकिन वो एक अलग से एक एंटिटी एक हो। फिर जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सेपरेट करना चाहिए। सही, आपने भी अच्छी बात की कि हाँ ठीक है पार्ट ऑफ द बेड हो, लेकिन बिल्कुल उसको साथ ऐसे चीज़ें चलाएं। मैं अपने ज़रा आपको थोड़ी अपनी एग्जांपल से भी बताऊं कि जो मेरा जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद जब वो कभी रात में रोता था, सुबह मुझे शो करने के लिए आना होता था, तो मुझे 3-4 लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, एक ट्रेनर आती है, वो ट्रेनर जो है वो बच्चे के साथ बिल्कुल सहारे में बैठा करेगी, वो बच्चा रोएगा, रो के खुद ही चुप कर जाएगा।
और वो बच्चे को आदत हो जाएगी। सो मैं कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आई, तो मुझे था कि ये अगर बच्चा रोएगा 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 और उसके बाद वो खुद ही चुप कर जाएगा तो इसके उसकी पर्सनालिटी पे क्या असरात होंगे। और जैसे हम बात करते हैं कि जिस बच्चे को हम बहुत जल्दी अपने से अलहदा भी कर लेते हैं, क्योंकि फैशन में भी आ गया ना कि लोग आपको तजवीज़ देने लग जाते हैं कि अच्छा बच्चा बिल्कुल अलहदा कर दीजिए, उसका अपना कमरा है, बच्चे को अपनी प्रिवेसी ABC चाहिए होती है, उसमें वो बेड वेट भी करता है। फिर हम वो देखते हैं, फिर हम पूछते हैं कि अच्छा ये चीज़ कैसे आ गई। तो उसके फिजिकल क्या आफ्ताब आप देखते हैं कि क्या रिपोर्शंस होते हैं? You said something about postpartum depression. Postpartum depression is a completely different एक चीज़ हो जाती है। फिर उसके अंदर आपको जो माँ होने का फ़र्ज़ है वो आप निभा नहीं पाते, जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर जो फिजिकल चेंजेस हैं और आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। जिन औरतों के साथ मैंने काम किया है उनके साथ यही होता है अमूमन कि वो अकेली होती हैं और उनके पास ना ही है उसका हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ज़ाहिरी बात है वो जो जिन चेंजेस से 9 months ऑफ प्रेगनेंसी और वो उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा टोल पड़ता है, तो वो एक बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। नाउ एज़ फार एज़ जो कि इनका अटैचमेंट स्टाइल है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज कैसे होता है, माँ का बच्चे के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एग्जांपल दी, बच्चा रो रहा है और बच्चे की जो है ना माँ है ही नहीं वहाँ पर और वो उनको कह रहे हैं कि सो जाएगा अपनी तरफ से या खामोश हो जाएगा, उसके अंदर रिजेक्शन महसूस हो रही है बच्चे को। उस टाइम पे कॉर्टिजोल उसका एक्टिवेट हो रहा है, उसको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, उसको ये नज़र आ रहा है कि एक रिसर्च हुई थी कि जिसके अंदर ये देखा है कि प्रॉक्सिमिटी कितना ज़रूरी है कि बच्चा कम चिल्ला रहा है और माँ वहाँ पे पहुँच रही है, बनिस्बत के ज़्यादा चिल्ला रहा है और माँ तब पहुँच रही है, राइट। तो वो जल्दी में जो उसकी प्रॉक्सिमिटी वो तभी होगी कि बच्चे के साथ वो करीब में है और उससे उसका अटैचमेंट स्टाइल जैसे मैंने कहा बहुत उससे फ़र्क पड़ता है, उसकी आगे जाके उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ही गहरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगेन द मदर नीड्स टू बी वेरी क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी विद द चाइल्ड एटलीस्ट इन द फॉर्मेटिव ईयर्स 8 साल तक, और उसके बाद बच्चे का रूम आप बिल्कुल ट्रांजिशन करें, चेंज करें ताकि वो क्लिंगी और डिपेंडेंसी आपके ऊपर ना हो। बिल्कुल, जैसे जावेद साहब बिल्कुल बात कर रहे थे। जावेद साहब, अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो क्या एज है बच्चों की जिसमें माँ बाप जो है बच्चे को स्लीप कर सकते हैं, अपने साथ सुला सकते हैं? देखिए, मैं तो पहली बात ये कि मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं कोई रिलीजियस इसके बारे में कोई फतवा या इस तरह की कोई चीज़ दे सकूं, तो लेकिन यह है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जानना चाहते भी, हाँ। मेरा ये ख्याल है कि जो आफ्ताब ने कहा है ना, जो हमारे ये जो 7 साल की उम्र है, 7 साल की उम्र तक बच्चे का जो पैटर्न होता है ना, वो हिप्नोटिक माइंड उसका होता है। वो उस वक्त ना सजेशंस को कबूल कर रहा होता है, उसके अंदर पैटर्न्स बन रहे होते हैं और वो तमाम चीजें अपने माहौल से देख रहा होता है, और जिसमें सबसे अहम उसके पेरेंट्स होते हैं और उसके जो बेसिकली सिबलिंग्स होते हैं और पूरी फैमिली होती है। तो 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को करीब ही रहना चाहिए, बच्चे को साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसने वो तमाम पैटर्न सीखने होते हैं जो कि उसकी जिंदगी के किरदार की तश्कील करेंगे। और इसलिए मैं आपको कोई कट ऑफ लाइन तो इस तरह नहीं बता सकता रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 7-1 साल की उम्र में फिर बच्चे को बिल्कुल एक उसको वो अपना कपड़े खुद ठीक करे, वो अपना जो है जूते खुद ठीक करे, वो अपने बेड की चादर को खुद बिछाए, वो अपना बाथरूम को खुद मैनेज करे। तो 7-1 साल की उम्र के बाद बच्चे को एक तरह के ऑटोनमस इंडिविजुअल की तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए, ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन ऑफ हिज पेरेंट्स। लेकिन हमारे अब ये मसला भी ना, कुछ माँ ये कहती कि ये जरा सा बड़े हमारे बच्चे हो जाएंगे फिर तो ये हमें टाइम ही नहीं देंगे, तो अभी टाइम है, अभी इनको जितनी जप्पियां डाल के अपने साथ लिटा दो और उनको आगे सुलाते रहो अपने साथ, क्योंकि आगे जब बड़े हो जाएंगे फिर तो हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे। उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर जब वो 35 साल के हो जाते हैं ना, तो तब भी वो छोटे चुन्ने मुन्ने बन के जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जब उनकी शादियां भी हो जाती हैं ना, तो उस वक्त भी वो माँ पर ही डिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी जिंदगी के कुछ फैसले कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। तो इसलिए ये एक ना जो पेरेंटिंग है ना, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने हाथ को खोलना होता है, और जब परिंदा उड़ने के काबिल हो जाए तो फिर उसको उड़ने की इजाजत देनी होती है। इतनी अच्छी बात की कि मुझे आई रिग्रेट कि हमने इनको आईफीगा लगी होती तो आफ्ताब सुन पाते कि बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत एग्री किया आपसे कि आप बिल्कुल सही बात करें। पर दूसरी बात ये ना कि ऐसे बच्चे जो होते हैं फिर वो आगे भी माँ बाप के साथ लिटरली चिपक के रह जाते हैं और 35 साल की उम्र तक भी वो माओ पर डिपेंड करते हैं। इनकी शादियाँ भी चाहे हो जाए वो मम्मीज बॉय बन के रहते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो माँ, 2 बल्कि 3 चीज़ें मैं व्यूअर्स को बताऊँगा। पहले तो सिक्योरिटी, यानी कि बच्चा जो पहले 1 ईयर के अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी माँ से चाहता है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, और तीसरी चीज़ जो है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट है दूसरों से, और जो सेल्फ एस्टीम है वो अपने बारे में, यानी कि उसका जाविया अपने बारे में बनता है माँ के थ्रू। यानी माँ उसको बोलती है, बाप उसको बोलता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अगर इसका ऑपोजिट क्रिटिसिज्म होगा, बच्चे को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो आगे जाके उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी हर्ट होगी कि वो अपने बारे में, जैसे कि कॉन्फिडेंस की बात करते हैं हम ना, कि एक चीज़ है आपको एक टारगेट दिया है, चैलेंज दिया है काम पे, अचानक से एक दिमाग में आवाज़ आती है कि ये मुझसे नहीं होगा,
इसका पीछे ट्रेस करेंगे, ये शुरुआत के 8-10 साल ही हैं जो फॉर्मेटिव ईयर्स में कि माँ बाप ने आपको बोला था ये क्यों कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। पेरेंटिंग स्टाइल आपका होना चाहिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और डिमांडिंग, यानी कि आप बच्चे को कह रहे हो अगर वो टेबल पर चढ़ रहा है, कोई चीज़ ऐसी कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हो कि ये चीज़ नहीं करो और ये लिमिट बनानी है। और जैसे आप लिमिट बनाते हो उसके बाद यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव कि अगर वो रो रहा है तो आप उसकी बात सुन रहे हैं। अगर वो चिल्ला रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। अगर वो रो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल दी, तो आप उससे एम्पैथाइज करेंगे, बोलेंगे रो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर, लेकिन रोने से भी नहीं रोकें, बिल्कुल डेफिनेटली। और डिमांड भी करेंगे लेकिन ये चीज़ तो मैं नहीं मिल सकती, रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं हूँ यहाँ। ये बच्चों की ना ये तरबियत पे स्पेसिफिकली एक जरा जरूर सेगमेंट करना चाहिए आफ्ताब। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।